नमस्कार सुमित जी। और हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे उनको भी नमस्कार। आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक है सुमित जी। बहुत ही ऐतिहासिक। देखिए, इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल। हमें पहले से दिखता था कि ये होगा, लेकिन हो गया है। एक और प्रॉब्लम खत्म हुई, डस्टबिन में फेंक दी गई। अब वी कैन मूव ऑन। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी दलीलें रखी गई, खासतौर पर कपिल सिब्बल की तरफ से रेफरेंडम की बात कर रहे थे, यहां तक कहते रहे कि आर्टिकल 370 तो ऐसा है जिसको कि मोदी सरकार छू ही नहीं सकती है, राष्ट्रपति भी नहीं छू सकते हैं। वो ऐसी अछूत चीज बताते फिर रहे थे, कैसी कैसी दलीलें दे रहे थे। मतलब ये कह रहे थे कि एक रेफरेंडम होना चाहिए था वहां पर। तो ये सारी दलीलें धराशायी हो गई, वो भी कपिल सिब्बल की। वो तो आज बड़े फूके हुए बैठे हुए। अंजू जी, ये बेशर्म लोग हैं, हमने बड़ी बार बात करी है। ये वो लोग हैं जो जिनको मतलब ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और ये अपने आप को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं। ये अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊपर समझते हैं। इनको लगता है कि जो हम बोलेंगे वही चीज़ें होंगी। और कहीं न कहीं ये स इनके दिमाग में ये चीज़ें बैठी हुई, क्योंकि हमने देखा है, पहले भी जितनी भी इन्होंने दलीलें दी, कोई भी केसेस करे, इन्हीं की फ़ेवर में बातें आती रही हैं। तो कहीं न कहीं वो घर बैठ जाती हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट तो हमारे कहने से ही चलता है, हमारी तो सेटिंग है इनके साथ। ये हमारे से बाहर नहीं जा सकते। तो वो पुरानी जो इनकी हिस्ट्री कांग्रेस के टाइम पर चलती रही, उसी को लेकर इन्होंने ये सारी दलीलें दी वहाँ पर। ये 370 को हाथ नहीं लगा सकते। हमने हाथ हम्म। लगाए कहाँ? हम तो फेंक दिया उसको, बिना हाथ लगाए, लात मारी उसको और लात मार के दिया। तो इन्होंने जो दलील थी कि भई इन्होंने मोदी सरकार ने इसको हाथ लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, भई हाथ तो लगाया ही नहीं, हमें तो दिखता नहीं है कहीं हाथ लगा है, लात मारी है, तो आप जो है, जो दलील लगा रहे हो वो गलत है। तो सेकेंडली ये इनकी जो फितरत है, हमेशा ही एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ जाके खड़े हो जाना। हमने हम्म। पहले भी देखा है, कोई उग्रवादी हो उसके केस लड़ने शुरू हो जाते हैं। भारत हम्म। के खिलाफ कोई भी हरकत होगी, उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आपको कपिल सिब्बल का ही क्यों दिखता है? क्योंकि इसकी राम मंदिर तारे। में भी दिखता था। याद कीजिए, यस, राम मंदिर में भी था। राम मंदिर में था, हर मुद्दे में ये खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 50 साल कांग्रेस का नमक खाया है इन्होंने। और वो नमक कैसा है हम सब जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कांग्रेस का डीएनए। अभी तो काउंटिंग अभी भी चल रही है। अभी तो गोल्ड की जो पकड़े गए हैं इनके, एक छोटे से एमपी, वहाँ पे जो हाल चल रहा है आप समझ सकती हैं। इनका डीएनए ही वो है, देश को बर्बाद करो, इसे गरीब रखो और अपनी सत्ता चलाते रहो, लूटते रहो। और यही इन्होंने प्रमाण दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाकर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने आराम से पूरा केस सुना। उसके हम्म। बाद जैसे उन्होंने इसको सॉल्व किया है, भाई टेम्पररी था। क्या बोला उन्होंने? बड़ा सिंपल। आई रियली लव्ड द वे जजमेंट हैज़ कम। इट हम्म। वाज़ टेम्पररी। टेम्पररी बिल्कुल। मीन्स व्हिच हैज़ नो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, नहीं। इसको खत्म होना ही था, वो खत्म कर दिया गया। यस, जो आप बोल रहे हो कि भई इसको प्रेज़िडेंट की पावर नहीं है, यू आर रॉन्ग हम्म। इन दैट। प्रेज़िडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव इट एंड दे हैव डन इट। और जो सक्सेशन था, जब 1947 में राजे ने लिख के दे दिया, आई वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, हम्म। उसके बाद जो जेएनके की सॉवरेनिटी है या इंडिविजुअलिटी है, वो तो वैसे ही खत्म हो जाती है उसी दिन, क्योंकि उसने लिख के दे दिया हमें। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट कि भाई ये तो उनका इंटरनल मैटर है, जेएनके वालों को रेफरेंडम कराना चाहिए। दैट मीन्स कल को फिर पंजाब का भी रेफरेंडम करा दो, फिर जो बाकी 500 रियासतें थी उनका भी रेफरेंडम। आज आप 75 साल के बाद रेफरेंडम की हम्म। बात करते हैं, तो सभी जितने भी हैं, सरदार पटेल ने जितनी मेहनत करी थी वो बेवकूफ थे तब। जवाहरलाल नेहरू एक सही थे, जिन्होंने एक ही प्रॉब्लम हाथ में रखी, उसी को प्रॉब्लम बना के रख दिया हमारे लिए। तो ये जो सारे सुप्रीम कोर्ट ने काम करे हैं आज, कि भाई उसकी जो आप कहते हो कि उसकी इंटरनल अपनी एक सोवरेनिटी है, उसकी है ही नहीं। जिसके जो मुद्दा आप लेके चल रहे हो, आप भी, कांग्रेसी भी और पाकिस्तान भी, कि जी हम्म। जेएनके की एक सोवरेनिटी है, इट इज नॉट देयर एंड वेरी क्लियरली इट इज मेंशन्ड। तो ये जो यस, यूनियन टेरिटरी जो बनाई आपने आज की डेट में, लद्दाख। अगर टेम्पररी कोई है, अगर टेम्पररी कोई चीज है, तो वो है यूनियन टेरिटरी का स्टेटस, बोथ फॉर हाँ। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो ये जो टेम्पररी है, इसे लद्दाख खत्म। के मामले में तो सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का स्टेटस बिल्कुल सही है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने सही है।
जम्मू कश्मीर के लिए कहा कि उसे राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां पर चुनाव करवाए जाए, सितंबर 2024 से पहले पहले वहां चुनाव करवाए जाए। ये तो मोदी सरकार लगातार कहती आ रही है। आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि वहां बहुत जल्द अभी परिसीमन का काम चल रहा है, डिलिमिटेशन का, सीटें बन रही हैं, रिजर्वेशन की बात अभी 2 दिन पहले हुई है। तो धीरे धीरे वहां सब कुछ हो रहा है, जल्दबाजी में तो कुछ नहीं। लेकिन कम से कम जिसे ये असंवैधानिक कहते आ रहे थे, जिस पर ये कह रहे थे कि असंवैधानिक फैसला सुना है मोदी सरकार ने, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो मोहर लगाई कि संवैधानिक है भाई, संविधानिक संविधान के दायरे में हुआ है। आज कांग्रेस को एक चीज समझ आ गई होगी कि मोदी सरकार जब कोई एक्शन लेती है, पढ़ के आती है, सारी चीजें समझकर, लॉस को देखकर कि कहां पर आप कोई ना कोई चूहों की तरह एक बिल बना सकते हो और उसके बीच में से आप घुसने की कोशिश करते हो। सारे रास्ते जब तक बंद नहीं कर दिए तब तक ये काम नहीं हुआ। आज लोगों को एक चीज तो समझ आएगी कि पहले 5 साल में ये काम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यही ग्राउंड वर्क है जो किया जा रहा था पहले 5 सालों में। कई रास्ते बंद किए गए जिसको हम चोर रास्ते बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही है जो किले के दरवाजे खोलते हैं हमेशा। ये पहले किले के दरवाजे ही तोड़ दिए गए, दीवार बना दी गई, ताकि ये किले के दरवाजे ढूंढ रहे हैं और दरवाजा है ही नहीं। तो ये पहले 5 साल में हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी भागने का रास्ता नहीं मिला, कोई भी लॉ वो तोड़ नहीं पाए, कोई लकूना नहीं ढूंढ पाए और ये सारा काम हो गया। लद्दाख, आपने बोला लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बोल दिया है कि इट विल स्टे यूनियन टेरिटरी। आपको मालूम है कितना आज की डेट में मातम छाया हुआ है कांग्रेस के खेमे में। रीजन बीइंग, आज लद्दाख को जैसे ही हमने यूटी परमानेंटली डिक्लेयर कर दिया, चाइना को जो ये फेवर करते थे वो खत्म हो गया। रीजन बीइंग, अब ये स्टेट मैटर नहीं है लद्दाख, इट्स अ सेंट्रल मैटर और ये बिल्कुल। सेंट्रल कमांड के अंडर आएगा। चाइना की जो दादागिरी थी वहां पर, जो कांग्रेस ने लिख के दिया उनको, आप जो करना चाहते हैं लद्दाख के साथ आप कर लीजिए, वी आर रेडी टू गिव यू, हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए। वो सपना भी टूट गया परमानेंटली। आज तो मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी को नींद आने वाली है और शी जिनपिंग का ये फोन भी करेंगे तो शी जिनपिंग भी उठाने वाले नहीं है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तू पप्पू ही है। लेकिन कपिल सिब्बल ने जिस तरह से ये कहा था कि असम भी म्यांमार का हिस्सा था, आज असम के सीएम ने हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि ये कहाँ की दलीलें थी, ये झूठ क्यों परोस रहे थे कपिल सिब्बल, ये तो सारी पोल पट्टी खुल गई ना। मैं इसमें मुझे लगता है कि जो बिश्वा जी ने बोला है मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं भी कपिल सिब्बल की तारीफ करता हूं कि उन्होंने हिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो असम है वो म्यांमार का हिस्सा था। मैं एग्री करता हूं उनकी स्टेटमेंट के साथ, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब म्यांमार भी भारत का हिस्सा होता था मैडम। तो इसलिए अगर उन्होंने बोला है कि असम म्यांमार का हिस्सा था, दैट मींस म्यांमार भी हमारा हिस्सा है। मुझे लगता है कि कश्मीर, वो अखंड भारत की बात कर रहे थे बेसिकली कपिल सिब्बल। यस, तो अखंड भारत की बात कर रहे थे। आई सैल्यूट हिम फॉर ब्रिंगिंग दिस मैटर कि बीजेपी तो ऑलरेडी अखंड भारत की बात करती है, इन्होंने भी बीजेपी की बात का स्टैंड लिया है और अब हम म्यांमार जो है उसके ऊपर भी अपना क्लेम ठोक सकते हैं कि भैया ये तो असम का पार्ट था, असम हमारा है तो म्यांमार भी हमारा हो गया। आई थिंक इनको केस लड़ना चाहिए अभी सुप्रीम कोर्ट में कि वी शुड क्लेम म्यांमार बैक। उसके ऊपर जो ये लग कंट्री बनाया हुआ है ये गलत है। मुझे लगता है इस जो हमारी वीडियो है इसे आप कपिल सिब्बल को टैग करके उन्हें काम दे देना, क्योंकि आज वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास अब कोई काम रहा नहीं है। एक नया काम उनको दे देते हैं ताकि एटलीस्ट और कोई पंगे भारत में खेलने की बजाय म्यांमार के साथ करें, ज्यादा बेटर है। आप ये देखो, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन सबको कितनी मिर्ची लगी हुई है। महबूबा मुफ्ती आज उन्होंने 2-2 अपने वीडियो बनाकर एक्स पर डाले हैं, कह रही हैं घबराना नहीं है, ये मंजिल नहीं है, पड़ाव है, अभी संघर्ष चलता रहेगा। तो ये किस संघर्ष की बात कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई संघर्ष करना चाहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा गुपकार ग्रुप बनाया था इन्होंने मिलकर, तब उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम चाइना की मदद से आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करेंगे। पहली बात ये, महबूबा मुफ्ती ने बोला है घबराना नहीं है, ये स्टेटमेंट भी पाकिस्तान से ही आया हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री भी इमरान खान भी बोलते थे, हाँ वहां वो भी बोलते थे घबराना नहीं है, और सबसे ज्यादा घबराया वही होता था
और तभी वो बुर्का डाल के, लिटरली वो बुर्के डाल के बाहर निकलता था कि मुझे कहीं जेल ना हो जाए, और लोगों को बोलता था घबराना नहीं है। ये मुझे लगता है इनकी फितरत सेम ही है, उन्हीं से ये सारे लेसन्स लेकर वही यहाँ पे बुलाते हैं। दैट मीन्स अब इसका भी टाइम आ गया है अंदर जाने का, कोई ना कोई गलत हरकत करेंगे और ये अंदर जाएंगे ही जाएंगे, ये हट नहीं सकते अपनी फितरत से। एज फार एज चाइना की मदद लेकर 370 को वापस लेने आने का मुद्दा है, चाइना कभी भी भारत के किसी भी मुद्दे में एंटर ही नहीं करेगा। उसे मालूम है ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, ये मोदी की गवर्नमेंट है। वो कहाँ पे ठोकेंगे जाके उसको, और कैसे उसकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है कैसे तोड़ेगा मोदी, ये उसको भी पता है। उन्होंने हल्का सा हमारे साथ डोकलाम के बाद पंगा लेने की कोशिश करी थी, हमने उसकी इकोनॉमी के ऊपर जो चोट लगाई है, हर त्योहारों में यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का माल पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, उठाने वाला कोई नहीं है। और वो जो आप सोच के देखिए, जो यहाँ पर हमारे दिए जलते हैं, या हमारे यहाँ पे लाइटें जलती हैं, या हमारे जो देवी दिवाली देवता वाली। हैं, दिवाली वाले जो चीजें हैं, या होली की चीजें हैं, जो हमारे त्योहार हैं, दे आर यूनिक टू अस। वो किसी और त्योहार में लग ही नहीं सकते, वो यहाँ ही पड़ेंगे, वो हम जब खरीदेंगे वो हमारे यहाँ लगने हैं। वो सारे के सारे खराब हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी कैसी टूटी है। इसलिए जो इनकी विश है कि चाइना को बुला बोल दिया, कभी बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस में जाना है ना? कभी बोलेंगे पाकिस्तान से बात करनी है। ये इनकी दर्द है, इन्हें मालूम है सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है, आपको लोकल लोगों की अब जो हालत है वो सुधर रही है, उसके साथ आपको मिलना पड़ेगा, उनकी तरक्की के बारे में बात करनी पड़ेगी, ना कि अपनी तरक्की के बारे में। वो इनको आदत नहीं है, पिछले 40-50 सालों में इन्होंने सिर्फ अपने ही घर भरे, लोकल आदमी का क्या किया? उनको तो हाथ में इन्होंने पत्थर पकड़ा दिए कि जा पत्थर मार, और तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे एक-एक पत्थर मारने का। दिस वाज़ देयर स्टेटस। और लोकल लोग, अब मैंने वहाँ पे कई लोग हैं जिनको मैंने अपने चैनल के ऊपर बुलाया है कई बार, मैंने उनके साथ शोज़ करे हैं। दे हैव ऑलवेज़ सेड वन थिंग, हमें तरक्की चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें पत्थरबाज़ी नहीं चाहिए, हमें आर्टिकल 370 नहीं चाहिए। आज आप एक्स के ऊपर जाइए, आपको कितने कश्मीरी जो बहुत ज़्यादा आज इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और अपने यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं और प्रवक्ता भी हैं, वो कोई कांग्रेस के हैं, कोई बीजेपी की हैं, सबने एक ही बात बोली है, हमें 370 वापस नहीं चाहिए। वी सैल्यूट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने ये वर्डिक्ट देकर इस प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म कर दिया। प्लीज डोंट लिसन टू अवर हुक्मरान, ये भी बोला है उन्होंने, हमें ये नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें जॉब चाहिए और हमें तरक्की चाहिए, जो हमें आज की डेट पे मिल रही है। देखिए, आपने नाम लिए 3 लोगों के, उमर अब्दुल्ला हो गया, मुफ्ती हो गई, लेकिन इसपे आपने एक नाम नहीं लिया, गुलाम नबी आज़ाद का। मैं बड़ा अभी मैं डिसअपॉइंटेड हुआ था। उन पे आने वाली थी। ओके, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था उनकी बात हाँ, सुनकर। जैसे उन्होंने बोला है, आई वाज़ थिंकिंग थी कि शायद कांग्रेस को छोड़ने के बाद उनकी जो ऊँचाई। बोलचाल है उसमें फ़र्क आएगा। लेकिन मुझे लगता है वही प्रॉब्लम है, कांग्रेस का जिसने नमक खा लिया, वो नमक हराम ही रह सकता है, वो हलाल नहीं हो सकता। और यही काम गुलाम नबी आज़ाद ने भी किया है। आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। उनको, और दूसरा मैं आपको एक ट्वीट पढ़ाती हूँ इनका, जो बड़े आज शायर बन गए हैं, उमर अब्दुल्ला, जरा देखो क्या लिखते हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब ये पता नहीं कौन से गम की बात कर रहे हैं, किस गम की, और किसके साथ ये शाम जो है उसके बाद सवेरा होगा, कब होगा इनका सवेरा? ये हमेशा इस तरह की नेगेटिव बातें क्यों करते रहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला है, उस पर भी ये सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कि अंजू जी आपको शायद पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आई है इसमें। वो गम जो होता है च्युइंग गम, ये उसकी बात कर रहे हैं कि च्युइंग गम भी तो है। जो शाम है, च्युइंग गम चल रही है, तो सुबह जो है सुबह तक चलती रहेगी। तो ये च्युइंग गम की बात कर रहे हैं और कोई गम नहीं है। आप भी ना थोड़ा-सा नेगेटिव होने शुरू हो गई है, मुझे लगता है। किसी कांग्रेसी के नहीं, साथ नहीं, मैं बैठना बहुत उठना शुरू पॉजिटिव कर हूँ। दिया आपने। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं आपको उनका एक और ट्वीट पढ़ाती हूँ। आज सुबह से वो यही सब कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड, द स्ट्रगल विल कंटिन्यू, इट टुक द बीजेपी डेकेड्स टू रीच हियर, वी आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल। और उसके बाद हैशटैग देखो, वी शैल ओवरकम। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह की रणनीति के साथ ये अभी भी चल रहे हैं। वी शैल ओवरकम मतलब क्या हुआ इसका? और ये लॉन्ग हॉल क्या है? किस तरह की संघर्ष की बातें कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जब फैसला इनके पक्ष में आता है सुमित जी, तब तो ये बल्ले बल्ले करते हैं, और जब फैसला इनके हिसाब से नहीं आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा देते हैं। देखिए, इनकी राजनीति जो है,
वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को खुश करने में लगी हुई है कि भाई यही हमारी राजनीति है, हम ये लेकर रहेंगे, हम आपको हक देंगे, ये मुस्लिम लैंड बनना चाहिए, इसमें किसी और को आने नहीं देना है। अब इस आर्टिकल के बाद क्या होगा? दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर नाउ इज ओपन, इज एज गुड एज एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। कोई भी हम्म, भारतीय वहां जाकर बिजनेस कर सकता है, अपनी दुकान खोल सकता है, अपना बिजनेस की फैक्ट्री लगा सकता है, वहां पर जमीन भी खरीद सकता है। और यही हम्म, प्रॉब्लम है इनको कि भाई जिथे असी उथे कोई और नहीं आना चाहिए, है ना, जो पंजाबी में बोलते हैं। इनको ये हम्म, है कि जहां हम खड़े हैं वहां पर कोई और कम्युनिटी का आदमी हमारे आसपास रहना नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, बसना नहीं चाहिए। भाई इनको अलाउड है पूरे भारत में कहीं भी जाकर जमीन खरीद सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम्म, भारतीय वहां जाकर नहीं कर सकता। ये डबल स्टैंडर्ड्स इस देश में नहीं चलेंगे। ये शायद इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। ये जो लॉन्ग स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ये लॉन्ग हम्म, स्ट्रगल अब हिंदू की है, जो इनके साथ अब हम लड़ने को तैयार हैं कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, दिस इज अ लड़ाई विद अस। आपको सारी चीजें प्लेट पे रखकर आपको दी गई 47 से लेकर अब तक, अब नहीं चलेगा। नाउ यू हैव टू प्ले लेवल प्लेइंग फील्ड सबके साथ। अगर आपको यहां पर आकर हर चीज करने का हक है तो हमें भी हक है, और हम लेकर अपना हक अब हम लेकर रहेंगे। और गुलाम नबी आजाद ने जैसे बोला ये कि भाई हम्म, ये आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर जमीन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो अच्छी बात है। प्राइसेस आपकी लैंड आप ही के नाम पर है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ रही है, तो आपको दुख क्यों हो रहा है भाई? तो यहाँ पर जो बिल्कुल। जॉब्स हैं ऑलरेडी कम हैं, और जॉब्स कम हो जाएंगी क्योंकि कोई भी यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। बट ही फेल टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है इन्होंने कभी इकोनॉमिक्स या कोई बिजनेस कभी किया नहीं है, इन्होंने सिर्फ लूट मार का, क्योंकि कांग्रेस ही थे तो लूट मार का काम किया होगा, मैं समझ सकता हूँ। भाई अगर पूरे भारत से या क्या पूरी दुनिया से अब लोग आकर यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो वो फैक्ट्रियां लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट तो उससे जनरेट होगा ही, तो आपके यूथ को भी काम मिलेगा, बाकियों को भी मिलेगा। व्हाट इज द हम्म, प्रॉब्लम इन दैट? लेकिन क्योंकि इन्होंने कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं कि फैक्ट्रियां लगाएं, डेवलपमेंट आए, तो उस इसलिए इनको पता नहीं है कि फैक्ट्री लगने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। लोग बोल रहे थे कि यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जबकि इसका उल्टा होगा। टूरिज्म और बढ़ने वाला है, उससे और बिजनेस बढ़ने वाला है। ये भी इनको समझ नहीं आता। तो अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो गुलाम नबी आजाद ने बोला है, अभी भी हम्म, लगता है कि खून अभी भी कांग्रेसी है, वो गया नहीं है, नमक अभी भी बोल रहा है। और ये कब इनका नमक निकलेगा? मुझे लगता है इनको सोना वगैरह में भेजना पड़ेगा, ताकि जब वो सोना में बैठेंगे तो पसीना निकलेगा, तो शायद वो नमक कांग्रेस वाला बाहर निकल जाए। उसके बिना ये बंदे के पुत्र बन नहीं सकते। लेकिन सच में मुझे भी गुलाम नबी साहब से बड़ा मतलब कि स्टेटमेंट से बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे भी लगता था कि कांग्रेस छोड़ दी थी, उसके बाद नई पार्टी बना ली तो शायद थोड़े से अलग होंगे। और फिर आपको याद होगा जब राज्यसभा से वो रुखसत हुए थे, जब उनके का कार्यकाल पूरा हुआ था, तो यस। पीएम मोदी ने कितने भावुक होकर उनके बारे में कितना कुछ कहा था। तो मुझे लगा कि अगर राष्ट्रवादी सोच होगी तो आपको ये फैसला ठीक लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। ये तो कोई भी कहेगा, दो झंडे कैसे हो सकते हैं। अब देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती बोला करती थी जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कि यहां पर तो कोई तिरंगे को उठाने वाला नहीं होगा, कोई कंधा नहीं होगा। आज देखिए घर घर वहां पर तिरंगा लहरा रहा था इंडिपेंडेंस डे पर। देखिए राहुल गांधी जो स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, जब वो हम्म, भारत तोड़ो यात्रा पर कश्मीर गए थे, तो उन्होंने बोला भाई जहां देखो वहां तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर के हाथ में तिरंगा। और भाई हम्म, तुम्हारे टाइम पर तो वहां पे हर घर में पत्थर होते थे, और तुम खुद ही बोल रहे हो कि वहां पर हम्म, हर घर में तिरंगा है। और लास्ट ईयर जब मैं वहां पे गया हूँ, इट वाज लाइक अक्टूबर नवंबर का टाइम था, तब भी तिरंगा घरों में लगा हुआ था, दुकानों में भी लगा हुआ था। दैट शोज कि दैट इंटीग्रेशन ऑफ जो लोग हैं, उनका मन अब इंटीग्रेटेड हो गया है भारत के साथ। कुछ है एलिमेंट्स, मैं देखिए कहीं भी आप चले जाइए जो बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर हम्म, भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे जो शायद अमेरिका में, यूके में रहते हैं, वो अमेरिकन पॉलिसीज के साथ या ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ वो खुश नहीं है। जबकि हम्म, वहां पर उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन वो हम्म, पॉलिसी से खुश नहीं है या कोई कंट्री से खुश नहीं है। आपको हम्म, ऐसे एलिमेंट्स नेगेटिव जिसको बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नेगेटिव बोलने वाले हैं उन्हें अपना ब्लड ग्रुप चेक कर लेना चाहिए, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही होगा। वो भैया हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, हम नेगेटिव बात ना सुनते हैं ना कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपको हर कंट्री में मिलेंगे, आपको कश्मीर में भी मिलेंगे, आपको भारत में भी मिलेंगे। पाकिस्तान का मैंने देख लिया जो ब्लड ग्रुप है वो सारा ही नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव हम्म। हो ही नहीं सकता उनका। तो आज वो पाकिस्तान तो हमें भूल ही गए कि क्या मातम छाया अभी हुआ है जाए वहां पर। और पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, हम पहले देश में जो पाकिस्तानी प्रेमी है उनके बारे में डील कर लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान की तरफ भी जाएंगे। बट ओवैसी,
ओवैसी भी आज बड़े दुखी हैं, ओहो। बोल रहे थे बहुत निराशाजनक फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, ऐसी उम्मीद नहीं थी उनको। तो किस तरह की उम्मीद थी उनको? पहली बात यह कि ओवैसी का हैदराबाद के बाहर तो कोई हम्म, वर्चस्व ही नहीं है। ही हैज नो इंपॉर्टेंस, ही हैज नो वैल्यू, ही हैज नो स्टैंडिंग। और भाई तुम हैदराबाद बिरयानी खाओ सिर्फ बैठ के वहां पर, और तुम उसके बाद कुछ बोलने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें को सुनता भी नहीं है। अब तो तुम्हारे तेलंगाना के अंदर भी तुम्हें हम्म, लात मारकर लोकल लोगों ने बाहर फेंक दिया। या बीजेपी को वोटें मिली हैं या कांग्रेस को मिली हैं। और भाई तुम्हारा तो इवन तेलंगाना के अंदर भी नाम नहीं है, तुम कश्मीर के ऊपर कहां बोलने वाले आगे यार? हु आर यू? यू हैव नो स्टैंडिंग इन द होल ऑफ इंडिया। एंड तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि जो ये मुसलमान है इनकी वोटें चाहिए, इसलिए तुम उनके साथ दर्द दिखा रहे हो कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ। यू हैव नो स्टैंडिंग, सो इसके बारे में बात करना ही बेवकूफी है। वी गिव इंपॉर्टेंस टू दिस अनइम्पोर्टेंट पीपल बाय टॉकिंग अबाउट देम। आई थिंक वी शुड नॉट टॉक। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको मिली हुई है, और उसी अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाकर तमाम तरह की बातें बोल देते हैं। मैं एक बार फिर उमर अब्दुल्ला की बात याद दिलाना चाह रही हूँ। उन्होंने आज यहां तक कहा है कि डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाले नेता हैं जो संसद में बैठते हैं, सदन में बैठते देखिए हैं। देखिए, ऐसे तैसे तो अब इनकी फिरने वाली है, एंड दे नो इट हम्म, कि हमारी ही ऐसी तैसी फिरनी है। इन्हें कोई भी अब इंपॉर्टेंस नहीं देगा। एंड अब जब इलेक्शन आएंगे अगले साल, हम्म, इन्होंने पहले भी बोल दिया था। उमर अब्दुल्ला 3-4 days बैक ओनली सेड कि भाई सुप्रीम कोर्ट को भूल जाओ, जो मर्जी रूलिंग आए, वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2024 इलेक्शंस। कैसे हम्म, बीजेपी को और मोदी को हराना है। इनका तो स्टैंड बड़ा क्लियर है कि सारे जो मुस्लिम वोट्स हैं उनको इकट्ठा करके हम बीजेपी को हराएं, और कोई मकसद नहीं है। ये हार जाएंगे, उसके बाद हम जो चाहें वो देश में हम कर सकते हैं। और अब जैसे ही अनाउंस हुआ है कि सितंबर 24 तक ये स्टेट के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, नॉट स्टेट के, यूनियन टेरिटरी में स्टेट के इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे ही हम्म, अनाउंस हुआ है, इन्होंने सबने प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है, कैसे इस इलेक्शंस को या रिक करें या जीतें, ताकि इनका होल्ड बने। मुझे लगता नहीं है कि जैसी इनकी स्टैंडिंग है आज की डेट में, हम्म, लोकल जो लोग हैं इन्हें बुला वापस इनको जिता कर लेकर आएंगे। बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि जो तरक्की है वो देख रहे हैं, जो पैसा वहां पे आ रहा है, दे डोंट वांट टू लूज दैट। और उन्हें भी मालूम है, ये जैसे ही ये लोग वापस आए, इन्होंने वहां पे दोबारा से वही पत्थरबाजी, वही गोलीबारी, वही पाकिस्तान की भाषा, और दोनों तरफ प्ले करना है। जैसे ये भारत को भी हॉस्टेज बनाया हुआ था, पाकिस्तान को भी हॉस्टेज था, दोनों तरफ से पैसे लेते थे, अपने घर भरते थे। लोकल लोगों के लिए इन्होंने क्या काम किया? जीरो। जीरो डेवलपमेंट। डेवलप हुए तो इनकी अपनी फैमिलीज हुई हैं। तो ये लोकल लोग भी इनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये बोलते हैं डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी। क्या करोगे आप? यू विल ट्राई टू बिकम अ डिक्टेटर देयर? पॉसिबल ही नहीं है। करके देखो। पहले तुमने 370 जब खत्म किया था, इन्होंने हल्की सी आवाज भी करने की कोशिश करी थी, तो अंदर रहे थे 5-6 महीने के लिए। तो हमें क्या है, दोबारा कर वही देंगे अगर वही रोना तो वही रोना तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला रो रहे हैं कि आ, आजाद के लिए कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के लिए, कि वो तो आजाद थे अपने दफ्तर जाने के लिए, लेकिन हमें देखो हम तो बेड़ियों में कैद थे, हमारे घरों पर तो ताले लगे थे। ये और वो कह रही है महबूबा मुफ्ती कि हम तो स्लेव्स की तरह थे जब ये फैसला सुनाया गया, हमारी बात सुनी नहीं गई। ये सब बातें। और गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि वहां की पार्टियों से, वहां के नेताओं से मशवरा करना चाहिए था सरकार को ये फैसला लेने से पहले। तो मशवरा करने के बाद अगर मशवरा करते तो यही सब नतीजा होता ना जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी देखने को मिल रहा है। और अलग क्या अंजू जी, होता? 70 साल हम्म, मशवरा ही तो किया हमने। इन्हीं को मशवरा किया, इन्हीं से सुनते रहे, और ये हमें डराते रहे कि अगर आपने हाथ लगाया, हम हाथ काट देंगे, हम गर्दनें काट देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब मशवरा लेना बंद कर दिया, तरक्की आ गई, सुख शांति आ गई, और पूरा जो दुनिया है वो भी सराहती है हमारे इस फैसले के ऊपर। और भाई शांति इतनी है कि मिस वर्ल्ड करवा दिया हमने वहां पर। बाकी तो छोड़ दीजिए आप। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर घूमने जाते हैं हर एक साल। अभी तो शुरुआत है। आप सोच के देखिए, अभी तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उन्होंने आना शुरू किया है। जिस दिन उन्होंने आना शुरू कर दिया, यहाँ पर तरक्की का क्या हाल होगा। और यही जो तरक्की है, ये सुख शांति है, यही इन्हें तंग करती है। रीजन बीइंग, ये पैसे बनाते हैं लाशों के ऊपर, और हम सियासत करते हैं जो भारतीय हैं तरक्की के ऊपर। ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, जो राहुल गांधी भी कई बार बोलता है कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आइडियोलॉजी की लड़ाई क्या है? हम कहते हैं सुख शांति चाहिए,
तरक्की चाहिए, सबके घर में पैसा आना चाहिए। ये बोलते हैं लाशें बिछनी चाहिए, तंग रहें लोग, डर के रहें, अपने घरों से बाहर निकले तो ये सोच के निकले कि पता नहीं शाम को हमने घर आना है कि नहीं आना, पता नहीं कहाँ से गोली चल जाएगी, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये लाशों के ऊपर अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस यही है, और कोई भी आइडियोलॉजी का डिफरेंस ना कांग्रेस में, ना ही, क्योंकि इनके नाम में भी आईएनसी आता है और उनके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आता है, तो कांग्रेस आता है। तो ये कांग्रेस वर्ड ही गलत है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डीएनए खराब हो जाता है इनका। मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है जब ये आर्टिकल 370 पर फैसला लिया गया था, तो उसके बाद राहुल गांधी घाटी में जाना चाहते थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कितना तमाशा हुआ था, और तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि खून की नदियां बह जाएंगी जिस दिन आर्मी को वहां से हटाया जाएगा। और यूएन में जाकर यही वाला डायलॉग कोट किया था इमरान खान ने, कि मैं नहीं कह रहा हूं, वहां का सियासतदान कह रहा है, ऑपोजिशन का लीडर फरमा रहा है जी कि वहां पर तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज राहुल गांधी कहाँ बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने तो उनका कोई ट्वीट देखा नहीं अभी तक जो एक्स पर कहीं आया हो, तो मुझे तो याद नहीं आ रहा। वो खुद ही एक्स हैं, हर चीज में एक्स। ये पार्टी प्रेसिडेंट, कांग्रेस। हाँ कांग्रेस अध्यक्ष, एक्स होपफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी तो 3-4 राज्य हार गए, उसके बाद वो भी वो एक्स हो गया। नहीं तो ये था कि शायद 24 में ये एक कंटेंडर खड़े होंगे, वो भी एक्स हो गया। भी हर चीज में तो ये एक्स हैं। तो अब इसमें एक्स पे क्या आएंगे, और कितने एक्स लोगे मैडम, आपको भी पता नहीं एक्स की क्या आदत पड़ गई है इनके साथ। देखिए, अरे उसका नाम ट्विटर था, वो एक्स हो गया है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा। वो लोग तो बड़े, उनको बड़ी मिर्ची लगी थी उस वक्त जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है और ये परमानेंट हो गया, इतिहास में चला गया है कि 370 गुजरे जमाने की बात हो गई है, हिंदुस्तान में भी नया भारत है, यहाँ पर वही होगा जो यहाँ के लोग चाहते हैं। तो अब क्या रिएक्शन आ सकता है वहां से? अभी किसी ने कुछ बोला तो नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सब कुछ शुरू हो ही गया होगा। बरनौल की जरूरत पड़ रही होगी शायद। पाकिस्तान के कई चैनल वाले मुझे बुलाते हैं, तो मैं हम्म। जरा आई वाज स्क्रोलिंग कि ये क्या कर रहे हो, तो मैंने हम्म। भी मैसेज डाल दिया कि सर मुबारक हो, 370 हमने खत्म कर दिया। हम्म। तो उनका मैसेज आया मुझे कि ये तो गलत किया आपने, और ये बड़े पीएचडी लेवल के लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है ये सारा कुछ मुझे। तो बोले अच्छा। कि कश्मीरी जो कश्मीरी हैं वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस फैसले को। हम्म। मैंने कहा अच्छा, और क्या है? बोले यार हम्म। ये तो जो है आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग नहीं है। अच्छा ओके, हम्म। वो रीजन क्या होगा उसका? क्योंकि आप पीएचडी हैं, आप ही हमें समझा दीजिए, क्योंकि हम भी कहते हैं कि हम्म। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ज्यादा अकल है नहीं, तो आप ही हमें दे दीजिए। तो उन्होंने हम्म। बोला कि जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पर तो ये केस पेंडिंग है आपका, ये वाला, क्योंकि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसको आपकी सुप्रीम कोर्ट एक मुहर कैसे लगा सकती है कि 370 के हम्म। ऊपर, जबकि ये तो हम्म। यूनाइटेड नेशंस का मैटर है, इंडिया का मैटर ही नहीं है, इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इसके ऊपर कोई भी फैसला देने की। तो ये वैसे ही नल एंड वाइड हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे आज पता लग गया कि तुम्हारी जो पीएचडी है वो भी नल एंड वॉइड है, वो भी किसी और ने लिख के दी है, तुम्हारे जो नाम के आगे डॉक्टर लिखा है वो भी फर्जी है, और कुछ भी हो नहीं सकता। पहली बात, ये यूनाइटेड नेशंस का मैटर है ही नहीं। इट हम्म। इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट्स अ डिस्प्यूट इन योर माइंड, नॉट इन रियलिटी। ये हमारी जगह थी, है और हमारी ही रहेगी। हमारे पास सक्सेशन है राज्य का। जब सारी बाकी बाकी रियासतें उसी बेसिस पर हमारे साथ जुड़ी हैं या आपके पास गई हैं, जो वहां के निजाम थे उन्होंने आपकी फेवर में दिया, वो आपके पार्ट है। तो हमारे पास थे, हमारे पास है। आपके दिमाग में ये पॉइंट है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप अपने दिमाग में रखिए। कोई बात नहीं, ये डिस्प्यूट भी जैसे 370 खत्म कर दिया, ये डिस्प्यूट भी बहुत जल्द हम खत्म करने वाले हैं। उसके बाद भाग गया वो। उनको तो मिर्ची लग गई होगी ना कि अब पीओके का क्या होगा, क्योंकि ये उन्हें भी बात मालूम बार बार है, उठती है। और ये उनको भी मालूम है मैडम कि अब ये अनस्टॉपेबल एक मूवमेंट है। अब 370 खत्म होने के बाद जो इनकी आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। सारे रास्ते जो है इसको रिपील करने के वो खत्म हो चुके हैं। नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, और ये मोदी है, जो बात बोलता है वो करके दिखाता है। दे नो हम पीओके की बातें बोल रहे हैं, ऑलरेडी हमने सीटें रिजर्व कर दी उनके लिए, अब हम पीओके लेकर ही छोड़ेंगे, और हो सकता है 24 के पहले पहले ही हम कुछ पार्ट ले भी ले। कुछ लोग लगातार हमको मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट आ रहे हैं। मैं एक का आपसे शेयर करती हूँ। ये जेल जेल कुमार ध्रुव है, नाम तो ध्रुव ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये लिख रहे हैं कांग्रेस आएगी तो फिर 370 को बहाल कर सकते हैं, या खेल ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता? ध्रुव जी, ये खेल खत्म हो चुका है।
एक प्रोविजन था 370 क्लॉज नंबर 3 में कि जहां पर ये रिपील कर सकते थे और जब भी इनकी गवर्नमेंट आती वो ये काम कर सकती थी कि इसे वापस लेके आ सकते थे, लेकिन वो क्लॉज भी नहीं है। और कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इन द हिस्ट्री और इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, nobody can repeal this article। इसे जो पुरानी प्रोविजंस थी उसके ऊपर लेके आने का रास्ता ही बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस सिब्बल ने लेके जाके शायद भारत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि नाउ इट इज मोहर है एक, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इट इज इन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव आर्टिकल 370 और वो स्टेट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ने किया है वो सही है एज पर द लॉ, वो लॉ को ही इंटरप्रेट किया है उन्होंने। दैट मीन्स हमने परमानेंटली एक मोहर लगा दी, इसको रिपील नहीं कर सकते। वेरी गुड क्वेश्चन, आई सैल्यूट यू ध्रुव जी। और एक मैं आपसे सवाल पूछ इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का बयान सुन रही थी। वो कह रहे थे कि हम पहले तो इस पूरे ऑर्डर को पढ़ेंगे और फिर से हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, मतलब पुनर्विचार याचिका जिसे कहते हैं, कि ऐसा कुछ डालेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अब संभव है क्या? Yes, सुप्रीम कोर्ट it का is पहले ही possible। सर इतना इतना वक्त बर्बाद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का। आप सोचो, जिस देश में लाखों मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए मुझे तो लगता है इन सब पर फाइन होना चाहिए। नहीं, आई वुड अगेन डिसएग्री, सॉरी टू से दैट, कि इनका हक है कि वहां जाके अपील करें। 5 बेंच में तो ये हार गए, अब और कितने बेंच बनाएंगे? मुझे लगता है ये अपील करना चाहिए। हाँ, अभी 7 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नाउ दे शुड गो टू पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कि भैया इंडिया ने ये कर दिया, हमें क्या करना चाहिए। ये वहीं जाके थोड़ा सा रूखड़ा दुखड़ा रोले, थोड़ा खुश होने का भी मौका मिलना चाहिए। अंजू जी आपको कहती हैं कि हमेशा ये रोते रहे, इनको बरनौल लगाने के मौके मिलते रहे, ऐसा नहीं होता है। कुछ खुशियां भी इनको देनी चाहिए। जो ये लिब्रांडो हैं और ये जो एक ही जमात है जो हमेशा ही पंगे डालने के हक में रहती है, इन्हें चाहिए कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे जाकर ये लेके जाएं कि भाई भारत ने ये कर दिया, हमें अब क्या करना चाहिए। लेट देम गो देयर, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा। आपने उनको बड़ा अच्छा आइडिया दिया। और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो बयान भी याद आ गया आज फैसला सुनाते वक्त। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा है कि आप संसद में पास हुए किसी भी मामले को लेकर, जो संवैधानिक तरीके से हुआ है, उसको लेकर आप हर बार सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। सरकार के फैसलों पर हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो ये उनके लिए आगे भविष्य के लिए भी एक शायद अलार्म है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सीजीआई एकदम से चेंज कैसे हो गया। मुझे लगता है दिवाली के पटाखे अभी तक इसके अब जो कान है उसमें गूंज रहे हैं और शायद आंखों के सामने इतनी ज्यादा रोशनी तेज है कि उन्हें क्लियरली दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो अच्छी बात है, इन्हें दिवाली में समझ आ गया कि भारत का रुख क्या है। लोग अब इनकी कोई भी गलत फैसलों को इजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड जो उन्होंने बोला है कि हर फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आ जाते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शायद ये मैसेज है, लेकिन मैसेज तो उन्होंने दे दिया। आपको क्या लगता है कांग्रेस कभी हटेगी? वो तो हर चीज को कांग्रेस वाले वहां लेके जाते हैं क्योंकि उन्हें नंबर चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए एक ही जमात की। उन्हें खुश करने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। कांग्रेस को भी मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है इसका कुछ नहीं होगा इन सब चीजों के करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे स्टेट इलेक्शंस आ रहे होते हैं, लोकल इलेक्शंस होते हैं, वहां पर ये फायदा उठाने की कोशिश करते। देखिए आपके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जबकि होना कुछ भी नहीं है। लोकल लोगों को भी मालूम है, इन्हें भी मालूम है। शायद कांग्रेस को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि 70 साल पहले जो फॉर्मूले चलते थे वो आज नहीं चलेंगे इनके। अब अच्छा, एक और दर्शक है, आई सपोर्ट यूसीसी लिखा है उन्होंने, और मैं इस पे भी बात करूंगी यूसीसी पे आप पर। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयों को बेवकूफ बनाया, 35A और 370 पर बहस करके समय बर्बाद किया देश का। जो बिल संसद में पास होता है उसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उस पर होनी नहीं चाहिए। अगर हो तो फिर लोकसभा और राज्यसभा बंद करो। भाई, आप वही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो कुछ लोकसभा में हो रहा है, जो फैसले लिए जाते हैं, हर फैसले पे आप उठकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। चलिए, आई सपोर्ट यूसीसी मिस्टर और मिसेस जो भी हैं आप। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या ये मैटर परमानेंटली बंद नहीं हो गया? क्या इसके ऊपर जो बहस चलती रहती थी कि 370 को हम लेकर आएंगे, क्या इसे परमानेंटली डस्टबिन में नहीं फेंका गया? क्या अब कांग्रेस का जो मुद्दा था कि 2024 के इलेक्शन में इन्होंने एक गारंटी दी थी एक जमात को कि हम अगर आप हमें लेकर आएंगे हम 370 वापस ले आएंगे,
उनका तो मेजर मुद्दा ही ये था, वो ही खत्म कर दिया। दैट मीन्स कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, वो दोबारा से छपवाना पड़ेगा, एक लाइन को डिलीट करके। तो आपको नहीं लगता बिल्कुल। कि जो हुआ, ये अच्छा हुआ? या मैं इसको दूसरी तरफ से लेता हूँ, क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है? भयंकर वाला। और मैं तो यूसीसी पे आपके साथ बात करना चाह रही हूँ कि देखो राम मंदिर का एक और दर्शक है, पहले उनका जरा मैं वो ले लेती हूँ कमेंट। वो लिख रहे हैं, वेट फॉर राम लला, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो अभी तो ये इस सदमे से उभरेंगे, अगले महीने तो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान होने जा रहा है अयोध्या में, उससे भी निपटना पड़ेगा। उससे क्या होगा फिर? तो मैं कह रही हूँ जो बरनौल की जरूरत थी और ज्यादा पड़ जाएगी। मुझे लगता है पूरी बॉडी जो है ना, वो पेट्रोल से लगानी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी इनकी, तो भी इनका दर्द खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, किसी को दर्द हो, ना हो, हम्म। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। हमारा राम का मंदिर बन रहा है हम्म। और हमें वो एक ऐतिहासिक मोमेंट, उसको देखने का, उसे महसूस करने का एक 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 मोमेंट मिलेगा, जो हमारे पूर्वज कितनी हम्म। पीढ़ियाँ उसको देखने के लिए तरसती-तरसती निकल गई। ये हमारी हम्म। खुशनसीबी है कि हम उस मोमेंट को एन्जॉय करेंगे, अपने पूर्वजों के लिए भी। तो ये जैसे होता है ना कि हम पूर्वजों को याद करते हैं, उस दिन शायद हमें वो मौका मिलेगा और उनके भी आंसू आंसू आ रहे हैं, जहाँ पे भी हैं आज की डेट में वो, उनकी भी आँखों में आंसू आएँगे कि भई चलो हम नहीं देख पाए, हमारी अगली पीढ़ियाँ इस मोमेंट को देखी हैं, देख रही हैं। और मैं तो खुद आ रहा हूँ भारत में इस मोमेंट को एन्जॉय करने के लिए, स्पेशली फॉर दिस कि भई ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट है, हम छोड़ ही नहीं सकते। देखिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कि वेदर ही विल सपोर्ट जो हमारी विश है कि हम इस मोमेंट पे वी कम टू इंडिया, बट दिस इज समथिंग व्हिच वाज अ लॉन्ग लॉन्ग वेट फॉर हम्म। हिंदूज। और दुख की बात ये भी है, हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू को वेट करनी पड़ती है, दूसरों हम्म। को वेट नहीं करनी पड़ती। आपने कभी सोचा है कि किसी और कंट्री में जो वहां के निवासी हैं, उन्हें अपनी ही चीज के लिए अपने ही देश में वेट करनी पड़े, और जो आउटसाइडर्स, जो इन्वेडर थे, वो हम्म। सारे हक उनको मिलते जा रहे थे पिछले 500 हम्म। सालों से, 1000 सालों से, हम्म। और हमें वेट हम्म। करनी पड़ती थी। अब रिवर्सल होना शुरू हुआ है। जैसे आज भी वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन दिया राज्यसभा में, इट इज़ अ हम्म। ऐतिहासिक मोमेंट हैं ये हाँ। सारे। ये एक-एक करके रिवर्सल्स होते जा रहे हैं। दिस इज़ समथिंग व्हिच वी हैव टू एन्जॉय एंड प्लीज़ एन्जॉय दिस। आई एम नॉट वेटिंग कि दूसरे के साथ क्या होता है, वो क्या सोचेंगे, कैसे रोएँगे हमारे मंदिर के ऊपर। हम खुशियाँ मनाएँगे, हमारे लिए दिवाली का दिन है, लेट्स एन्जॉय आवरसेल्व्स। किसी के बारे में सोचना क्यों है? बिल्कुल। शिवेदा कंसल्टिंग जिनका मैंने कमेंट लगाया वो भी लिख रही है, यस अयोध्या इज अवेटिंग द ग्रैंड इवेंट। बिल्कुल एक ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है और हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा वो। और मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि सुमित जी आप चाइना से जरूर इस पल का गवाह बनने के लिए अयोध्या पहुंचे, सब कुछ सही रहे, भगवान श्री राम आशीर्वाद दें कि आप आए। एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए प्रताप नायक, वो कह रहे हैं, हाई टाइम टू टेक इनटू टास्क ऑफ द लीडर्स इन कश्मीर, दे आर मोर डेंजरस देन पाकिस्तान इटसेल्फ। ये बात बार बार उठती है सुमित जी की, जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये सब वही भाषा क्यों बोलते हैं जो पाकिस्तान के नेता बोलते हैं? आम लोग कई बार ये सवाल पूछते हैं, तो मतलब इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, क्या किया जा सकता है इनकी सोच को लेकर? देखिए, पहली बात ये है कि पहले से इनके जो पर हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काट दिए गए हैं। ये हम्म। अब उड़ान जो पहले फ्री उड़ान थी इनके पास, वो नहीं है। आज भी जैसे फैसला आया, आपने देखा कि हम्म। उन्होंने ठीक है थोड़ा-सा ट्विटर के ऊपर रोना-धोना कर दिया, मुँह में च्युइंग गम डाल दी, उन्होंने बोला कि ये गम है च्युइंग गम, ये खत्म ही नहीं हो रही है। तो हम्म। वो ये च्युइंग गम इनके मुँह में परमानेंटली पड़ी रहेगी। ये अब इनकी च्युइंग गम, ये गम वाली च्युइंग गम, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। सो लेट देम च्यू इट। पर इनके कट गए हैं, लोकल सपोर्ट खत्म हो गया है। इनके पास है क्या आज की डेट में? सिवाय जो इन्होंने लूट-मार के पैसे इकट्ठे किए थे, उसके बिला इज़्ज़त इनके पास नहीं है, शोहरत इनके पास नहीं है, लोकल सपोर्ट नहीं है। क्या है? सिर्फ़ गम है मुँह में। फंड डालते फंड रहिए, कहीं से नहीं चबाते आ रहिए। रहा। अब तो कुछ भी फंड भी नहीं नहीं आ आ रहा रहा। है, कुछ भी नहीं आ रहा है। कांग्रेस के और जमानों जो में तो सर हजारों करोड़ का फंड खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए आता था। वो लोगों के यस, लिए नहीं आता था, यहाँ के नेताओं की जेबें भरने के लिए आता था, जिसके बारे में कहा जाता है उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं होता था, हिसाब किताब नहीं होता था केंद्र वही सरकार के है। पास। वो फंड नहीं आ रहा है। और हवाला के जरिए जो सीमा पार से दाएं बाएं से आता था, वो भी नहीं आ रहा है। आप याद कीजिए एनआईए ने कितनी छापेमारी की थी वहां पर, कैसे वो फंड रोका गया है। तो इनके लिए तो बुरे दिन है ही। एक और हमारे दर्शक हैं दिनेश कुमार जी, उनका ले लेते हैं, क्या लिख रहे हैं। थैंक्स टू सीजीआई एंड द अनफॉरगेटेबल एफर्ट्स ऑफ
people like you. Again, very thankful to Honorable Minister अमित शाह मेकिंग अ हिस्ट्री। बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और लोग भी समझ रहे हैं कि एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं, अलग अलग, मतलब कश्मीर के लिए अलग नियम कायदे किस लिए? देखिए, एक देश है और सीजीआई ने बड़ा क्लियरली बोला है, एक हम्म, देश में एक ही कानून रहेगा और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। उनका हम्म, अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट वाज रॉन्ग। दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू की गलतियां भी आज सीजीआई ने बता दी हैं कि वो भी बड़ा पप्पू था। उसने भी ये सारे स्यापे हमारे गले में डाले। एक देश हम्म। में दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकते। इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट आल्सो स्टैंड्स स्क्रैप्ड। दैट मीन्स उन्होंने इसके साथ साथ हिस्ट्री को भी चेंज कर दिया है आज। आपको याद है कि जब इस मामले पर बहस हो रही थी सदन में, लोकसभा में, तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा था कि यूएन जाना पड़ेगा इस मामले को लेकर? आपको याद है वो बात, उनका वो स्टेटमेंट 2019 में कौन? जब 5 अगस्त को ये सब हो रहा था, अधीर आई रंजन डो चौधरी ने स्टेटमेंट दिया था। आई रिमेंबर और दैट। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह ने किस तरह से नेहरू के ब्लंडर गिनवाए थे सदन में कि यूएन में इस मामले को ले जाना बहुत बड़ा ब्लंडर था। 2 ब्लंडर क्या, कई गिनाए थे। तो अब बहुत से लोग इस पर भी लिख रहे हैं। एक शख्स हैं जो लिख रहे हैं, पढ़ लेते। यूएन भारतीय सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा हो गया, अब फैसला तो अब हो गया, यूएन को मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। क्या बोलते हैं आप सुमित जी? देखिए, पहली बात ये है कि यूनाइटेड नेशंस का हमारे हम्म, कश्मीर और 370 क्या से लेना? कोई लेना देना ही नहीं है। और जो अधीर रंजन चौधरी ने जो कुछ भी बोला, मुझे हम्म, लगता है कांग्रेस में भर्ती होने के लिए आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए, 3 सॉरी। एक, आप पप्पू होने चाहिए। दूसरा, बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट आपके ब्लड में होनी चाहिए कि कोई भी सही बात निकले नहीं। और तीसरा, आप इंटरनेशनल चोर होने चाहिए। तो ये 3 सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आपको कांग्रेस के अंदर एंट्री की इजाज़त है, अदरवाइज़ आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि इसको लेकर मुद्दे को हमें यूनाइटेड नेशंस जाना चाहिए। जब मेरी कभी-कभी आरएसएस वालों से बात होती है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला मुझे कि जो हम्म, हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये अपनी पेशकश लेके गए थे सीज़ फायर की और हम्म, वहीं पर हमने युद्ध विराम की बात करी थी, ये भी हम रिपील कर रहे हैं इन यूनाइटेड नेशंस की। रीज़न बीइंग, इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनली टेकन टू द यूनाइटेड नेशंस। पूरे हम्म, पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया गया था। इट वाज बिल्कुल। वन मैड पर्सन जो अनपढ़ गवार था, जवाहरलाल नेहरू। मैं ओपनली बोलता हूँ इस चीजों के लिए। वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनाने के चक्कर में कि मैं महात्मा गांधी से भी ऊपर वर्ल्ड लीडर बन जाऊंगा अगर मैं ऐसी चीजें यूनाइटेड नेशंस में जाके करूंगा, तो हम्म, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हम वो चीज को रिपील करते हैं एंड यूनाइटेड नेशंस भी अब हमारी सपोर्ट करेगा इस चीज के लिए। जिस दिन ये काम हो गया, उस दिन फिर पाकिस्तान का क्या होगा और कांग्रेसियों का क्या होगा, जहां पर डिक्लेयर किया जाएगा ओपनली कि जवाहरलाल नेहरू वाज द बिगेस्ट पप्पू ऑफ दिस कंट्री। अशोक यादव पूछ रहे हैं, नाउ यूसीसी विल बी नेक्स्ट स्टेप। क्या बोलते हैं आप? देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है पहले कि उत्तराखंड में अभी हुआ है, होने जा रहा था, अभी अभी सब कुछ तैयार हो चुका है, मसौदा वगैरह पास हो गया। तो क्या लग रहा है आपको, ये हो सकता यादव है? जी, यादव जी, पहली बात ये कि व्हाट इज यूसीसी। आप हमेशा बोलते हैं यूसीसी यूसीसी, व्हाट इज यूसीसी? इट्स कॉमन सिविल कोड है एक। और ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया कि एक कंट्री में एक निशान, एक हम्म, संविधान और हम्म, एक लॉ ही चलेगा। दैट मीन्स जब हम एक एक स्टेप्स करते जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस ओनली। देयर इज नो हम्म, अदर वे अ कंट्री कैन रन। आप सोच के देखिए, क्या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर दो लॉज हैं, मुस्लिम्स के हम्म। लिए अलग और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग? कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर दो लॉज हैं सिवाय भारत के? और ये क्यों हुआ? ये मुझे अब आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये अब किसी भी, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। कांग्रेसियों ने जो गंद हमारे देश में डाला है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है और ये हम्म। अब होकर रहेगा। और साथ में आपको क्या लग रहा है, अब 2024 बिल्कुल सिर पर है, ये टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक रही है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। तो मास्टर क्या ये स्ट्रोक है माना, मैडम। जी, वही मास्टर स्ट्रोक जो 2019 में मोदी सरकार ने मारा था, उस पर अब मोहर लग गई, तो वो डबल मास्टर स्ट्रोक हो गया। कैसे इंडियलाइज करेगा? इंडियलाइज से मुझे उद्धव ठाकरे याद आए। उन्होंने तो जोरदार स्वागत किया है। उनका कहना है कि हमने हमेशा से चाहा था कि आर्टिकल 370 वहां से हटे,
और अब ये हट गया है तो हम बहुत खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, वहां पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस में आधे से ज्यादा फूके हुए हैं इस वक्त, और वहां पर उद्धव ठाकरे अगर ये कह रहे हैं तो कैसे देखा जाए इंडिया अलायंस को? पहली बात ये, उद्धव ठाकरे जो हिंदू होकर नॉन हिंदू बातें शुरू करती थी करनी इन्होंने कुर्सी के लालच में, और जो इन्होंने नंगा नाच रचा है वहां पर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का नमक खाने के बाद, ये कभी भी अब भारतीय नहीं हो सकते। आपने देख लिया कि अगर गुलाम नबी आजाद जैसा एक सीजन पॉलिटिशियन भी अगर उनका नमक खाने के बाद आज बाहर निकला है लेकिन नमक बोलता है, उद्धव ठाकरे के अंदर भी वो नमक बोलेगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। और भारतीय अब जो पहले उन्हें शिवसेना की तरह देखते थे, आज उन्हें गद्दार की तरह देखते हैं। ये हिंदू विरोधी है, इसने बोला था मैं राम मंदिर के मंदिर में नहीं जाऊंगा क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा। तुम तो हिंदू हो ही नहीं अब, तो तुम जो मौलाना बन चुके हो तुम वही रहो, और तुम्हें वहां पे खुशी हो रही है नहीं हो रही है हमें मतलब ही नहीं है तुम्हारी किसी स्टेटमेंट से, बिकॉज वी हैव कम टू नो कि तुम कुर्सी के लालच में कोई भी स्टेटमेंट किधर भी तुम घुमा सकते हो, दैट मीन्स पलटूबाज तुम भी हो। इसलिए तुम्हारे कोई भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी आज की डेट में जीरो है। इसलिए प्लीज अपनी राय देनी बंद कर दीजिए। अपना जो इंडिया अलायंस है, जो ये इंडिया बना के रखा हुआ आपने डॉट डॉट वाला, आप उसी में बैठिए, जिसमें कि आप शायद प्रधानमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं एक सीट के साथ, आप वही सपने लीजिए। आपको याद आ रही है वो तस्वीर? मुझे बात करते करते राहुल गांधी का याद आ रहा है, जब वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा हुई थी तो लाल चौक पर जाकर बड़े बड़े कटआउट लगे थे उनके, हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था, और वहां खड़े होकर जिस तरह से वो भाषण भी दे रहे थे, और यात्रा का समापन वहां पर हुआ था। क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाते अगर आर्टिकल 370 वहां पर होता? वो लाल चौक जो है वहां पर तिरंगा फहराना गुनाह था, और राहुल देखिए गांधी मैं वहां पर यात्रा का समापन कर रहे थे। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज देयर, मैं हम्म, स्पेशली खड़ा हुआ था लाल चौक पे। वहां पर लाइटों के साथ उन्होंने तिरंगा बनाया हुआ है, सारा दिन वहां पर तिरंगा परमानेंट रहता है, और हम्म, तिरंगा भी फहरा हुआ है वहां पर। एंड सिक्योरिटी कोई ऐसा नहीं है जैसे पहले बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती थी, इट वाज वेरी नॉर्मल। रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं अपनी गाड़ी में ड्राइव करके गया था कश्मीर में, तो मेरी गाड़ी वहां पे पार्क करके आई वाज स्टैंडिंग देयर, फोटोज हर एक आदमी आता है लाल हम्म, चौक में। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या सेंटीमेंट है कि हर आदमी जाकर वहां फोटो खिंचाता है। और राहुल गांधी ने भी वही काम किया, क्योंकि उसे पता था कि सुमित जैन अभी आके गया तो मुझे भी खिंचवानी चाहिए, कोई अच्छी पॉइंट होएगा, क्योंकि इसको तो मालूम नहीं था कि लाल चौक की इंपॉर्टेंस क्या है। वो फॉलो भी करता है मुझे राहुल गांधी, कि मैं उसके बारे में क्या बात करता हूँ। तो आज आपने मुझे मना किया हुआ है कि उनका असली नाम मैंने नहीं लेना, तो हम्म, मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने पप्पू ही बोला है। तो इसलिए मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं आज उनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपने मना किया हुआ मुझे। तो मैंने सिर्फ ये बोला है कि अ, राहुल हाँ गांधी जो भी है, बोलिए। हाँ राहुल गांधी बोली। तो देखिए वहां जाकर भी, क्योंकि इन्होंने 70 साल लोगों को पत्थर फेंकाने के लिए ही इन्होंने उकसाया और उनको यूज किया, वहां जाकर भी इन्होंने गोले बनाए पत्थर के और एक दूसरे के ऊपर मारने लग गए। जैसे ये लोगों को बोलते थे, शायद ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि भैया आप कहीं पत्थरबाजी भूले तो नहीं, ये ऐसे मारते हैं। तो ये अपनी बहन को गोले मार मार के सिखा रहे थे लोगों को, लेकिन ताकि आप उनको पता। लेकिन लेकिन सुमित जी, लेकिन ये सोचिए, गुलमर्ग वहां पहले तो कभी नहीं गए ये लोग, यूपीए की जा सरकार ही थी नहीं तब सकते भी थे। जम्मू कश्मीर कभी घूमने नहीं गए। अब तो वहां पर जाके देखो स्कीइंग कैसे हो रही थी। हाँ, और लोग क्या बोल रहे थे लोगों को, देखिए मैं वहां गया इतनी डिस्टर्ब प्लेस आतंकवाद में, ओ भैया डिस्टर्ब प्लेस जब थी तब तो आप दिल्ली की गए। जब सोते भी थे तो कश्मीर की तरफ पैर भी करके सोते नहीं थे। आज आप वहां पैर डाले हुए हैं आपने, कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, बड़े पीसफुली अपना ट्रिप लेके आए हो। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370। और ये चीज जो 70 साल पहले शुरू नहीं होनी चाहिए थी, आपकी ही फैमिली ने शुरू करी, ये स्यापा हमारी कंट्री के ऊपर डाला, आज हमने खत्म कर दिया। तो आप कह रहे कि मैं बड़े पीसफुली गया, घर घर में तिरंगा देखा, मैं तो हैरान रह गया। भाई ये तुम्हारे पैर जब से वहां पे नहीं पड़े हैं तभी वहां पे शांति आई है, और तभी तुम्हें रोका गया था वहां जाने के लिए जब 370 खत्म हुआ था। ये तो चाहते थे कि घर घर में जाकर ये वहां पे लाशें फैलाएं और उसके ऊपर सियासत सियासत करें। मैं बार बार बोलता हूँ, ये गद्दी फैमिली क्यों क्यों बोलता हूँ इनको, कई बार मैं दोबारा से मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं, आप एडिट कर देना बाद में, इवन तो ये लाइव है, कि ये मैं गंदी फैमिली इनको क्यों बोलता हूँ कई बार। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये गंदगी ही फैलाते हैं, और मुझे इसी जी, बात की खुंदक आती है इनसे कि वाई डू यू वांट कि आप डेवलपमेंट आप करना नहीं चाहते।
भ्रमित करके रखते हो हर चीज को। हर जगह पे घोटाले हैं आपके, कोई भी चीज को सॉल्व नहीं करते। हमेशा आपको होता है कि मैं कोई ना कोई मुद्दों को क्रिएट करके रहूं, उन्हें बढ़ाता रहूं और लोगों को उसी उसी छोटी छोटी चीजों में फंसा के रखूं। भाई आज भारत का युवा है, लेडीज हैं, हम सब हैं, हम क्या चीज देखते हैं, भारत का फ्यूचर क्या है। मोदी जी ने विजन दे दिया 2047 में हम एक डेवलप्ड कंट्री बन के रहेंगे। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 2047। हम बात करते हैं वी वांट टू बिकम स्पेस पावर, वी आर वांटिंग टू बिकम द नंबर वन एयर फोर्स इन द होल वर्ल्ड। और ये क्या बात करते हैं कि 370 आकर हम दोबारा से प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट करें। असम को अब म्यांमार को बोल दिया कि भैया तुम असम का क्लेम करना शुरू कर दो। भाई आप सोच के देखिए सोच कैसी है। कल को ये बोलेंगे कि ये पंजाब जो है ये तो वो जो डिवीजन था वो बड़ा गलत हुआ पाकिस्तान के साथ। ये शायद पंजाब भी जो है ये पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए था। अगर कोई मांग भी रहा है खालिस्तान है ना, दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। भाई इनकी ये ऐसी सोच है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कांग्रेस का खात्मा नहीं हो जाता। और सुनने वालों को बार बार अपील करता हूं, जैसे आपने 3 स्टेट्स में इनको खत्म किया है, पूरे भारत में अगर आप खत्म करेंगे 10 से भी कम सीटें इनके पास आनी चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट आज बंदे का पुत्र बना है, कांग्रेस भी उसके बाद ही बंदे का पुत्र बनेगी। बिल्कुल। और 2024 के लिए आपको क्या लग रहा है, इस मामले का भी इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि अब इस पे रोक तो ये सकते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, तो अब तो इसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। तो बीजेपी को इन सब का फायदा होता दिख रहा है आपको 2024 में? देखिए बीजेपी को फायदा डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली ऐसे है कि जो इनका ऑपोजिशन का जो मुद्दा था कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे, वही खत्म हो गया। ये अब उसका राग नहीं बोल सकते। अगर ये बोलेंगे तो लोग तमाचा मारेंगे इनके ऊपर कि यार ये झूठे हैं, ये गद्दार हैं, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। इससे बेटर है हम बीजेपी को वोट दे दें या नोटा पे चले जाएं, लेकिन इनकी बात में नहीं आना। दैट मीन्स इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा होने वाला है इसका, कि भाई इनका मुद्दा, मेजर मुद्दा था इनका एक ही जमात को खुश करने का, वो चला गया। तो अब ये कुछ और मुद्दा ले आएंगे भी हम यूसीसी नहीं लेके आने देंगे, ये उसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये मुद्दा चेंज हो जाएगा, हरकतें चेंज नहीं हो सकती, डीएनए ही इनका ऐसा है। बिल्कुल, क्योंकि यूसीसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी को अच्छी खासी सुना कर आए हैं गृह मंत्री जब वहां गए थे। उन्होंने बोला था कोलकाता में कि ये देश का कानून होगा, पूरे देश पर लागू होगा, पश्चिम बंगाल अलग नहीं है। तो चलिए, मुद्दे बदलते रहेंगे और विपक्ष है तो विरोध की बातें भी करेंगे। कभी भी सत्ता पक्ष के साथ वो एक मत नहीं हो सकते, तभी तो विपक्ष है। तो अभी तो उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया है, अब इस पर धीरे धीरे रिएक्शन आएंगे तो हम और बात करेंगे। लेकिन आपने सुमित जी वक्त निकाला इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और तमाम दर्शक जो लाइव हमारे साथ जुड़े, कुछ के सवाल हम ले पाए, कुछ के सवाल हम नहीं ले पाए, अगली बार लेने की कोशिश करेंगे। आप सब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।